स्वागत है पॉलिटी के इस क्लास में। दोस्तों बात करते हैं प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री के लास्ट क्लास है, प्रधानमंत्री टॉपिक समाप्त हो जाएगी आज। तो प्रीवियस क्लास हम पढ़ाए थे प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां, जो अनुच्छेद 78 में चर्चा की गई थी। इसके अलावा मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या डिफरेंस होती है उसको हम समझ गए थे। आज हम प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ शब्दावली के बारे में बात करेंगे, जैसे सुपर कैबिनेट क्या होती है, आंतरिक या किचन कैबिनेट क्या होती है, और अतिरिक्त प्रभार किसे कहते हैं, पीएमओ क्या होती है, और उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है या असंवैधानिक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं यह सुपर कैबिनेट क्या होती है, उसको हम पहले समझते हैं। सुपर कैबिनेट क्या होती है, तो जैसे कि हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में, मंत्रालय जो होती है, विभिन्न मंत्रालय होती है। जैसे गृह मंत्रालय जो है, वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं वह अपने मंत्रालय के अंदर ही क्या करते हैं, कई सारे डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वह गृह मंत्रालय जो है वह वित्त मंत्रालय में जाकर कोई भी हस्तक्षेप करेंगे। अर्थात गृह मंत्रालय जो है वह अपने अंदर ही कई सारे डिसीजन ले सकते हैं। वह वित्त मंत्रालय में जाकर कोई भी हस्तक्षेप या कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बात करेंगे सुपर कैबिनेट के अंतर्गत, जैसे आप एक संस्था है योजना आयोग, उसको हम समझते हैं। या सुपर कैबिनेट क्या होती है, चूंकि इसी से रिलेटेड है। तो योजना आयोग जो है, योजना आयोग जो कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है नीति आयोग। तो जब यह योजना आयोग थी, यह योजना आयोग एक ऐसी संस्था है जो हर एक प्रकार के डिसीजन लेने में वह स्वतंत्र होती है। चाहे वह रेलवे से संबंधित हो, चाहे वह किसी सड़क निर्माण से संबंधित हो, चाहे वह कहीं बांध निर्माण करना हो वहाँ, या फिर कहीं पर एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, वहां पर भी जाकर वह कोई किसी भी प्रकार के निर्णय ले सकती है कि वह उसका विकास हुआ है कि नहीं, किसी भी प्रकार का एक्शन ले सकती है। कौन, यह योजना आयोग। तो इसी संदर्भ में के संथानम ने इस योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। किसने दी, याद रखिएगा, के संथानम ने योजना आयोग जो कि वर्तमान में नीति आयोग है, उससे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। क्यों दी, क्योंकि यह हर एक प्रकार के डिसीजन लेने में स्वतंत्र होती है, इसीलिए योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। किसने कहा था, के संथानम ने। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आंतरिक या किचन कैबिनेट क्या होती है, उसको हम समझते हैं। या आंतरिक या किचन कैबिनेट जो होती है, इस कैबिनेट में क्या होते हैं, 15 से 20 क्या होती है, लगभग जो होती है वह 15 से 20 क्या होते हैं, एक महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक समूह होता है, जिसमें उस समूह के अध्यक्ष कौन होते हैं, इस समूह के अध्यक्ष जो होते हैं वह पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और यह जो समूह होती है वह किसी भी प्रकार की औपचारिक निर्णय वाली एक उच्चतम संस्था मानी जाती है। क्योंकि यह क्या है, आंतरिक कैबिनेट है, यानी कि अंदर का मामला क्या होगा, कोई भी डिसीजन होगा यहाँ पर लिया जाएगा। अर्थात क्या होती है, यह औपचारिक निर्णय वाली एक उच्चतम संस्था मानी जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री के 2-4 ऐसे सदस्य होते हैं जो बहुत ही प्रभावशाली और विश्वसनीय होते हैं। और उसी 2-4 सदस्य से जो 2-4 सदस्य होते हैं, उस सदस्य या प्रधानमंत्री क्या करते हैं, वह किसी भी मामले पर चर्चा करते हैं, या कोई भी समस्या में पड़ जाए तो प्रधानमंत्री उसी विश्वसनीय लोगों से क्या करते हैं, वह अपनी चर्चा करते हैं कि क्या समस्या है। और किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में वह जो विश्वसनीय लोग होते हैं वह प्रधानमंत्री को सहायता करते हैं। तो इसमें इस आंतरिक जो होती है, आंतरिक कैबिनेट में अर्थात किचन कैबिनेट में, इसमें कैबिनेट मंत्री के अलावे इसमें प्रधानमंत्री के बाहरी सदस्य भी हो सकते हैं। किसमें, किचन कैबिनेट में। अर्थात इस किचन कैबिनेट में क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री के अलावे प्रधानमंत्री के बाहरी सदस्य, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्य भी इसमें हो सकते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट कहते हैं। तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं क्या होती है। तो यह कैबिनेट जो होती है 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक समूह होता है, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और यह क्या होते हैं, किसी भी प्रकार के औपचारिक निर्णय लेने वाली एक उच्चतम संस्था मानी जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री के 2-4 ऐसे सदस्य होते हैं, जो प्रधानमंत्री समस्या में पड़ जाते हैं तो वह डिसीजन देते हैं। और कोई भी निर्णय लेने में वह विश्वसनीय लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं। और इसमें जो है, इस किचन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के अलावे जो होते हैं
वह बाहरी सदस्य भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्य भी होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक कैबिनेट कहते हैं। पहले इसका नाम क्या था, आंतरिक कैबिनेट था, लेकिन इंदिरा गांधी के समय यह आंतरिक कैबिनेट को किचन कैबिनेट कहा जाने लगा। तो किचन कैबिनेट कब रखा गया, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में आंतरिक कैबिनेट को किचन कैबिनेट कहा जाने लगा। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं अतिरिक्त प्रभार किसे कहते हैं, उसको हम समझते हैं। तो सामान्यता क्या होते है, किसी भी मंत्री को क्या था, एक ही मंत्रालय दी जाती है। जैसे अमित शाह जी है तो उसको एक मंत्रालय गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह है उसको एक मंत्रालय कौन, रक्षा मंत्रालय। तो सामान्यता क्या होता है, एक मंत्री को एक ही मंत्रालय दी जाती है, लेकिन किसी कारणवश किसी भी मंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है, किसी कारण से वह मंत्रालय में उस मंत्री की अनुपस्थिति हो जाती है, तो वह मंत्रालय जो होती है वह किसी एक मंत्री को दो मंत्रालय दे दी जाती है। तो इसी दो मंत्रालय जो दे दिया जाता है उसे, अर्थात एक मंत्रालय था, एक और मंत्रालय वह दे दिया, तो क्या वह अतिरिक्त दे दिया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। अर्थात जब किसी एक मंत्री को दो मंत्रालय मिल जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। तो यह सामान्यतः तभी दिया जाता है जब उस मंत्रालय में मंत्री किसी कारणवश क्या तो अनुपस्थित हो जाते हैं तब। तो आप समझ गए होंगे यह अतिरिक्त प्रभार क्या होती है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं पीएमओ क्या होती है। पीएमओ का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। पीएमओ क्या होती है उसको हम समझते हैं। मान लेते हैं किसी मंत्रालय में उस मंत्री की अनुपस्थिति होगी, चाहे वह मृत्यु से संबंधित हो, चाहे वह रिजाइन दे दिया, तो वह क्या, तो वह मंत्रालय खाली हो जाती है। और हम बताए थे कि किसी भी कैबिनेट मंत्री के सबसे उच्चतम मंत्री कौन होते हैं, यानी कि किसी भी मंत्रालय के उच्चतम मंत्री कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री। उसके नीचे कौन होते हैं, राज्य मंत्री। उसके नीचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होती है। फिर क्या होते हैं, उप मंत्री होते हैं। लेकिन जब कैबिनेट मंत्री अगर यानी कि कहीं चले जाते हैं तो उसके स्थान पर कौन आते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। चलिए अब समझते हैं। तो जब क्या होता है, किसी मंत्रालय में किसी मंत्री की अनुपस्थिति हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, तब उस मंत्रालय को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हाथों में दे दिया जाता है। लेकिन अगर वह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अगर इस मंत्रालय को नहीं संभाल पाते हैं, तब क्या करते हैं, प्रधानमंत्री उस मंत्रालय को किसी एक मंत्री को दो मंत्रालय दे दी जाती है। लेकिन अगर उस मंत्री भी अगर दो मंत्रालय को एक बार में नहीं संभाल रही है, तब उस मंत्रालय को कहाँ दे दिया जाता है, पीएमओ ऑफिस में, अर्थात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दे दिया जाता है, जहाँ पर आईएएस अधिकारी बैठे हुए रहते हैं और उस मंत्रालय को संभालते हैं। और जब पीएमओ ऑफिस में कोई भी चीज चली जाती है तो उसे क्या बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाता है। और बाद में जब प्रधानमंत्री की फुर्सत होता है तो वह क्या करता है, वह मंत्रालय में किसी अन्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे पीएमओ क्या होती है। तो पीएमओ जो है, जब किसी भी कोई भी क्या होती है मंत्रालय अनुपस्थित होती है, कोई नहीं संभालता है, तो वह मंत्रालय पीएमओ ऑफिस में दे दी जाती है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं उप प्रधानमंत्री का पद समझते हैं, यह क्या है। तो यह उप प्रधानमंत्री का पद जो है, यह हमारे मूल संविधान में इसकी चर्चा है ही नहीं। हमारे संविधान में सिर्फ प्रधानमंत्री की चर्चा है, उप प्रधानमंत्री के पद की चर्चा हमारे संविधान में है ही नहीं। अर्थात यह एक क्या है, यह एक राजनीतिक पद है, जिसमें क्या होते हैं, राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए इस उप प्रधानमंत्री को बनाया है। यह सामान्यतः तब देखी जाती है जब क्या होते है, गठबंधन की सरकार होती है। जैसे मान लिया जाए 3 पार्टी है, ए बी सी 3 पार्टी है, और मान लेते हैं 100 सीट है, 100 सीट मान लेते हैं। और किसी भी सरकार को बनाने के लिए क्या होते है, 50% सीट की आवश्यकता होती है। मान लेते हैं कि ए को कितना सीट मिल गया, 45, और बी को कितना मिल गया, 40 मिल गया, और इसको मान लेते कितना, 15 सीट मिल गया। अब क्या होगी, यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी, किसी की सरकार नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 50% की जरूरत है, किसी के पास 50% है ही नहीं। तब यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट इसका और इसका है, तो तब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगी, ए और बी जो है वह कभी नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि बोलेगा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बोलेगा हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तब क्या होगा, इस स्थिति में या तो ए सी मिल जाएगा या बी सी मिल जाएगा। तो बी सी मिलेगा, मान लेते हैं अगर बी सी मिल गया, तब क्या होगा, तब यह क्या बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी मेजोरिटी है, तब यह बोलेगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और तुम मिलेगा, तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम तुमको उप प्रधानमंत्री बना देंगे। तो उप प्रधानमंत्री का पद जो है वह सामान्यतः क्या होता है, गठबंधन की सरकार में ही देखा जाता है। लेकिन उप प्रधानमंत्री का पद वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं बिहार में। बिहार में उप प्रधानमंत्री के तरह ही क्या उप मुख्यमंत्री का पद देखा जाएगा।
जैसे अभी बिहार में कौन है, एनडीए की सरकार है। बिहार में कौन है, एनडीए की सरकार है। और एनडीए के अंतर्गत कौन कौन आती है, बीजेपी आती है, बीजेपी आती है। और कौन आती है, जनता दल यूनाइटेड अर्थात जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड की सरकार है कौन, बिहार में। जिसमें आप देखिएगा तो जदयू अर्थात नीतीश कुमार कौन है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। और यहाँ पर देखिएगा उप मुख्यमंत्री बिहार में कौन है, रेणु देवी है, जो कि कौन है, बीजेपी से बिलोंग करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन के सरकार में ही क्या होती है, या उप वाली जो चर्चा है देखी जाती है, जो कि साक्षात प्रमाण कौन है, बिहार में, जहाँ पर बीजेपी के उप मुख्यमंत्री कौन है, रेणु देवी है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उप मुख्यमंत्री कौन है, रेणु देवी है। तो दोस्तों आप समझ गए, उप प्रधानमंत्री का पद जो है यह एक राजनीतिक पद है। यहाँ पर राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए उप प्रधानमंत्री का पद बनाया है, लेकिन वर्तमान में नहीं है। लेकिन राज्य में उप मुख्यमंत्री का पद देखा जाता है। आप देख लिए होंगे कि उप मुख्यमंत्री का पद जो होता है वह सामान्यतः गठबंधन के सरकार में ही क्या होता है, देखा जाता है। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं, या उप प्रधानमंत्री जो बने थे, शुरुआत में जो पद गठित किया गया था उस टाइम क्या होते, 7 कुल 7 अभी तक उप प्रधानमंत्री बने। भले अभी समाप्त हो गई है, लेकिन 7 उप प्रधानमंत्री बने थे। उसको आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और बोलेगा कौन इसमें से उप प्रधानमंत्री नहीं थे, और उसमें क्या हुआ, एक अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार पटेल थे, फिर मोरारजी देसाई थे, चौधरी चरण सिंह थे, जगजीवन राम थे, वीपी चौहान थे, देवीलाल थे और आडवाणी जी थे। तो इन 7 उप प्रधानमंत्री का पद याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये सारे जो शब्दावली है जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।